झारखंड के सोरेन परिवार में टूट। हेमंत सोरेन की भाभी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज हम शामिल हो रहे हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का सोच पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो हम सबको देखने के लिए मिल रहा है, आए दिन विकास का कार्य हो रहा है और सभी टीम जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, दिन रात सभी मिलकर के लगे हुए हैं कि हमारे इंडिया का विकास कैसे हो। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग आज चुनाव के दिनों में पहुंचे हैं और पूरा इंडिया से हमें सूचना मिल रही है कि लोग जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे तरह से विश्वास रखते हुए इस महापरिवार में, मोदी जी के महापरिवार में आस्था और विश्वास को देखते हुए सभी कोई इस परिवार में जुड़ रहे हैं। और मैंने भी कई संघर्ष किए। झारखंड में 14 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में रही। मेरे ससुर जी शिबू सोरेन जी, मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी, उनके अगुवाई में झारखंड अलग राज्य बना और उनका सपना था कि झारखंड को किस तरह से विकसित राज्य बनाया जाए। कई मेहनत किए मेरे स्वर्गीय पति ने, संगठन बनाए, जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी लड़ाई अधूरी रह गई। इस बीच में क्योंकि जब मेरे स्वर्गीय पति जिंदा थे, उनका कहना भी था कि मैं राजनीति में आऊं, एमएलए बनूं और झारखंड का नेतृत्व करूं, लेकिन उनका सपना ही रह गया। और उनके सपने को पूरा करने के लिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में विधायक रही। लेकिन कहीं ना कहीं इतने साल गुजारने के बाद भी जिस मुकाम तक हमें पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि 24 साल झारखंड अलग राज्य बन के हुआ और अलग राज्य की लड़ाई में कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। वहाँ के जल जंगल के जमीन की रक्षा करने के लिए, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों का विकास कैसे हो, लेकिन आज तक उपेक्षित ही रहा। वहाँ कई खनिज पदार्थ है, देश का 40% खनिज वहाँ मिलता है और इसके बावजूद भी लोग वहाँ पर भटक रहे हैं, नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं बाहर। तो इन सब चीज़ अभी वहाँ के पब्लिक चाहते हैं कि बदलाव कैसे हो। और मेरा भी यही मानना है कि क्योंकि इतनी मेरे पति का योगदान रहा झारखंड अलग राज्य को बनाने में, और आज के डेट भी को भी हम जब तक देख रहे हैं झारखंड विकास से कोसों दूर है, तो ऐसे में मुझे मोदी जी का परिवार, महापरिवार में आना पड़ा, क्योंकि हमको झारखंड को बचाना है। झारखंड के वासियों को, झारखंडियों को न्याय दिलाना है। सीता सोरेन हेमंत सोरेन की भाभी हैं। इनके पति दुर्गा सोरेन थे, अब नहीं है वो। और इनका कहना यह है कि हमको पार्टी से कुछ मिला नहीं, पार्टी ने हमको कुछ दिया नहीं।
अब हम यही चर्चा ये कर रहे थे, समीर जी ने पूछा मतलब बीजेपी से इनको ऐसा क्या मिल जाएगा, बीजेपी से टिकट तो मिल ही सकता है झारखंड का। बिल्कुल टिकट तो फिर मिलेगा। जामा से विधायक रही है, विधायकी से इस्तीफा दे दिया, और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि हो सकता है इनसे कहा गया होगा कि अगर आप 10 विधायक लेके आते हो तो जैसे महाराष्ट्र में हमने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, वैसे आपको भी हम झारखंड में मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इस नहीं, बात की अभी संभावना है। लोकसभा का टिकट कह रहा हूं मैं तो। नहीं, लोकसभा का चुनाव मुझे लगता नहीं कि इन्हें लोकसभा पार्टी लड़वाएगी, वो विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें तैयार करेगी। वो हो सकता है कि वो लोकसभा चुनाव भी लड़े। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने काफी सीटें डिक्लेयर कर दी है झारखंड की, तो इनकी जो सीट आती है, दुमका जो सीट आती है, वहां से भारतीय जनता पार्टी का ऑलरेडी वहां से सांसद है और टिकट दे चुके, तो संभावना अब लोकसभा की मुझे कम लग रही है। विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसके बाद 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले झारखंड के अंदर, तो उसके लिए मुझे लग रहा है तैयारी कर रही होगी भारतीय जनता पार्टी। और एक शिबू सोरेन के परिवार के अंदर जिस तरीके से एक टूट हुई है, जो शिबू सोरेन एक संयुक्त परिवार माना जाता था, दुर्गा सोरेन एक बड़ी हस्ती थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उसके बाद हेमंत सोरेन के निधन के बाद हेमंत सोरेन ने पार्टी को संभाला, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। अभी तक पार्टी के अंदर इस तरह की टूट नहीं हुई थी, मतभेद जरूर चल रहे थे, लेकिन कल्पना सोरेन, जिस तरीके से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पार्टी के संगठन के अंदर निर्णय ले रही थी, मुख्यमंत्री को जिस तरह से डिक्टेट करना शुरू कर दिया था, और कल राहुल गांधी की सभा रैली में बंबई में जिस तरह से कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ गई थी, मुझे लग रहा है एक बड़ा कारण रहा था परिवार के अंदर विवाद का। और अब यह तय है कि हो सकता है आने वाले दिनों में बसंत सोरेन भी अलग राह पकड़े। अब देखना होगा कि कैसे हेमंत सोरेन इस पार्टी को मैनेज करते हैं। फिलहाल जेएम के लिए एक बुरी खबर है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जेएम का प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं था, पिछली बार एक ही सीट गिरिडीह की शायद वो जीते थे और एक कांग्रेस जीती थी। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें झारखंड की जीतेगी, लेकिन यह तय है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर पूर्ण बहुमत की विधानसभा में अपनी सरकार बनाएगी। इनके आने से आपको लगता है बीजेपी की ताकत में इजाफा होगा झारखंड में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई इजाफा होगा। ये एक सीट पर कोई प्रभाव डाल दे, और जिसको हम कहते हैं ना, यहां भी वही सेंटिमेंट है कि आप परिवार से निकल कर आए हैं, लेकिन आमतौर पर राजनीति में मैंने नहीं देखा कि कोई पारिवारिक विरासत से टूटकर दूसरी तरफ गया हो और वो अपनी सीट के अलावा कोई बहुत प्रभाव डाल पाया हो। मुझे भी लगता है कि इतिहास में जैसे दूसरे ऐसे टूट गए हैं, ये भी उसी तरह से दर्ज होंगे, लेकिन सेंटिमेंट जिसको कहते हैं, चुनाव के वक्त में शिबू सोरेन की बहू भारतीय जनता पार्टी में चली आई, आदिवासियों के बीच में एक मैसेजिंग का एक अच्छा तरीका भाजपा को मिल गया है। मुझे लगता है इसके अतिरिक्त और एक साइकोलॉजिकल जिसे कहते हैं वातावरण तैयार होना, लेकिन कोई बहुत बड़ा इससे फर्क होगा झारखंड की राजनीति पे, मुझे ऐसा नहीं दिखता है। एक बात जरूर है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के जेल जाने के पश्चात कुछ न कुछ चल रहा है, और जिसकी ये पूरी गुंजाइश है कि क्या, जिस पर ध्यान देने लायक है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो लोकसभा से पहले बिखर जाएगी क्या, और भी लोग चुनाव से पहले क्या बीच में ही बिखर जाएगी? क्या टूट संभव है? जो सीता सोरेन आई हैं, क्या उनके साथ 4 ही 5 और लोगों के आने की आवश्यकता है? यदि 4-5 लोग उस गठबंधन से बाहर निकलते हैं तो हेमंत सोरेन की पार्टी की जो सरकार है वहां पर वो बिखर जाएगी। कुछ विधायकों में तो प्रभाव इनका होगा ही। नहीं, उस समय भी कहा जा रहा था, उस समय भी आपको पता है कि विधायकों को लेकर के और होटल और रिजॉर्ट में रखा गया था। वो इस कारण से था कि एक संभावना व्यक्त की जा रही थी कि एक बहुत विधायकों का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो बाहर निकल करके आ जाएगा और हेमंत सोरेन की सरकार ही गिर जाएगी। तो ऐसे में एक साइकोलॉजिकल दबाव होता क्या है कि जब खतरे दिखते हैं तो आपके साथ आस पड़ोस के लोग भी भागना शुरू करते हैं। एक के जाने के पश्चात क्या ये दूसरों में, दूसरा, तीसरा, चौथे में भी ऐसी मानसिक अवस्था डेवलप कर सकती है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ या उस गठबंधन से बाहर निकल करके आ जाए और हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाए। यदि गिर जाती है तो उससे फिर एक साइकोलॉजिकल दबाव बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पे वो ज्यादा मुफीद होगा झारखंड के अंदर। बट ये कयास ही है। सही बात है। अब आगे क्या देखिए, जो स्थितियां अभी तक हैं उससे ऐसा नहीं लगता कि बहुत जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक बड़ी टूट हो जाए, उसके अलावा ऐसा नहीं लगता कि सरकार गिर सकती। देखिए, 29 विधायक उनके पास हैं, 17 जो है कांग्रेस के हैं, उसके बाद CPI-ML के विधायक उनके साथ हैं, NCP के विधायक साथ हैं, RJD के विधायक साथ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इमीडिएटली होने जा रहा है। जो भी ये पार्टियां हैं, ये कोई बीजेपी के साथ जाने वाली पार्टियां नहीं हैं, लेकिन अगर कोई JMM में ही कोई टूट हो जाती है तो वो बात अलग हो जाएगी। अब जरा चलिए बगल के राज्य बिहार की भी हम लोग बात कर लें। कल बीजेपी ने NDA में सीट बंटवारा हो गया।
अच्छा, जो हम बड़े प्लेयर हैं बीजेपी और जेडीयू, उनके बीच में ज़्यादातर सीटें बढ़ गई 17-16। बाकी जो 5 सीटें थी वो मिल गई चिराग पासवान की पार्टी को। एक सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा को मिली है, एक हम पार्टी को मिली है। लेकिन इससे जो नाराज हैं वो पशुपति पारस नाराज हैं। वो पूरी तरीके से आउट हो गए बिहार की स्कीम ऑफ थिंग्स से, और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि हमारी उपेक्षा की गई है, और इन्होंने अब एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया। नाराज पार्टी एक और है वहां पर, वो उपेंद्र कुशवाहा है। हालांकि उनको एक सीट मिली है, लेकिन वो 2 सीट चाह रहे थे, तो वो भी जो है वहां पर नाराज बताया जा रहा है। लेकिन इनकी नाराजगियों का कोई मूल है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई मूल है, और मूल जितना था वो दे दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत रणनीतिक तौर पर ठोंक बजाकर एक एक सीट पर, यहां तक कि वो सिर्फ ये नहीं तय करती किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किस सीट पर कौन सा नेता, किस पार्टी का कौन सा नेता जीत सकता है, ये भी वो तय करती है। बिहार में भी वो हमने देखा है, दूसरे राज्यों में भी हम देखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट मिली है। अब एक कई बार होता है ना, आफ्टर थॉट आता है कि चलो ठीक है भाई, जब चिराग पासवान को इतनी सीटें मिल गई तो हमको क्यों नहीं मिलेगी, हम भी तो कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन जो अभी तक का, जिसको कहते हैं ना कि पहले के चुनाव में जो रहा है, उसमें एक सीट उनके लिए बहुत बेहतर है। पशुपति पारस अब क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अलग से उनका कोई मतदाता समूह या रामविलास पासवान वाली विरासत में कोई सेंध वो लगाते नहीं दिखते हैं। एक तरह से कहें, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें देने के अलावा बीजेपी ने बहुत शानदार तरीके से बिहार का अपना जो 40 सीटों का गणित है वो लॉक कर लिया। वक्त की बात है। एक दिन वो था जब अलग थलग खड़े दिखाई दे रहे थे। चिराग पासवान पार्टी भी हाथ से चली गई, सांसद भी चले गए थे, आज उनको टिकट मिल गए सारे के सारे। नहीं, लेकिन वो जब भी अलग थलग थे वो बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स पर काम कर रहे थे, इसमें जरा सा भी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक तरह से कहें कि अपना घर स्वाहा करके भी बीजेपी के साथ हो रहे, तो इसलिए उनको आज ये मिला है, ये भी ध्यान में रखना। इसमें मैं एक लाइन और देता हूं। मुझे लगता है कि राम विलास पासवान के बाद चिराग पासवान ने जब 2020 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा, उसमें उन्होंने अपनी हैसियत भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय जनता दल दोनों को दिखा दी थी। वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। न वो लालू के साथ लड़े थे, न भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े थे, सबके खिलाफ लड़े और 24 लाख वोट लेके गए थे। 24 लाख वोट नीतीश कुमार से सिर्फ 40% वोट कम थे। नीतीश कुमार को 64 लाख वोट मिले थे, और चिराग पासवान को बिना किसी गठबंधन में 24 लाख वोट मिले थे। उनके इस वोट की ताकत ने भारतीय जनता पार्टी को एहसास करा दिया था कि अगर बिहार के अंदर हमें राजनीति करना है तो चिराग को ही साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 35 सीटें नीतीश कुमार को हरवा दी थी, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती थी कि अगर चाचा और भतीजे में से किसी को चुनना है तो भतीजा ही असली रामविलास जी का वारिस है। पासवान वोट भी उसके साथ है और युवा वर्ग भी उसके साथ है। 25 लाख वोट जब उन्हें मिले, तभी भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया था कि अब हमें चिराग के साथ जाना होगा। देखिए, ये पशुपति पारस जो हैं, अगर ये अलग होते हैं और फिर कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, तो हाजीपुर, नवादा, समस्तीपुर, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है कुछ भी थोड़ा बहुत प्रभाव है तो वो हो सकता है। लेकिन इनके साथ एक भूमियार नेता है सूरजभान सिंह, वो सूरजभान सिंह को अगर जो आरजेडी अपनी साइड कर लेती है और उनको टिकट देती है, तो भूमियार वोट जो है वहां पर, उस पर वो असर डालते हैं। प्रोफेसर साहब, बिहार में कोई फर्क पड़ा इनके ना रहने से एनडीए को अंतर पड़ेगा? सूरजभान सिंह तो जेल में हैं, उनके भाई चुनाव लड़ते बड़े नेता हैं। कोई बड़े नेता नहीं है, जेल में बड़े नेता है। आप जैसे आनंद मोहन है वैसे नहीं, सूरजभान है। मजाक में काम है ना कि बड़े जेल में नेता तो नहीं बड़े है, नेता बट एक उनको क्या कह सकते हैं, उनका पत्नी को जो है लड़ाने की बात। मतलब वो एक कुख्यात व्यक्ति हैं और उसी रूप में उनको लोग जानता है। बिहार के दबंगई ये में एक समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से, इसलिए वो रामविलास पासवान की पार्टी के साथ उनका ये सामंजस्य रहा है। तो एक सीट के अतिरिक्त मुझे नहीं लगता है कि समाज का कोई भी वर्ग, जो समाज का कोई भी व्यक्ति जो है उनके साथ आकर के खड़ा होगा पशुपति पारस और पशुपति पारस के साथ। एक दूसरी बात, इसकी कोई ऐसी इस संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि सूरजभान आज के दिन में जो है वो अपने भाई को जो है लड़ाएं, चिराग पासवान के साथ चले जाएं। अच्छा। इसकी भी संभावना व्यक्त की जा रही है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 2020 के चुनाव के पश्चात चिराग पासवान ने बिहार में जमीनी लड़ाई लड़ी है। गली मोहल्ले से जाकर के कम से कम 60-60 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर गांव-गांव तक जाकर के वो जो जमीन तैयार की है, रामविलास पासवान की जो राजनीतिक पूंजी थी उसको उन्होंने से दोबारा खड़ा किया। वो मुंबई से आए थे,
लोग लगता था ये अर्बन एरिया में पढ़ा लिखा आदमी है, हीरो आदमी है, ये क्या कर लेगा, ये ऊपर से टपका हुआ है। लेकिन ठीक है, वो टपके हुए थे, लेकिन बाद में उस जमीन को उन्होंने गढ़ा है, अपने लिए गढ़ा है, अपनी पार्टी के लिए गढ़ा है। और आज के दिन में पशुपति पारस जो हैं वो कतई रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं है। इसलिए ये यकीन मानिए कि जो वोट जो है वो टपका एक वैरायटी का आम भी आता है, बड़ा महंगा होता है। नहीं, टपका बहुत महंगा नहीं होता है, वो बीजू आम कहलाता है, रसदार आम होता है, वो टपकता है, वो अपने आप टपक जाता है। एनीवे, बिहार में मुझे ऐसा लगता है कि पशुपतिनाथ के जाने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है, तो सम्राट चौधरी खुद ही उस समाज से आते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को एक से एक सीट ज्यादा देने के दो मांग रहे हैं, एक है तो बहुत है। देखिए, वो आपको याद होगा कि जब 2014 का ये जीत करके आए थे, तो उपेंद्र नाथ कुशवाहा जो है वो HR मिनिस्ट्री MOS हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद वो छोड़ गए भारतीय जनता पार्टी, फिर इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर उन्होंने JDU ज्वाइन किया। JDU ज्वाइन करने के बाद नीतीश ने उनको बहुत महत्वपूर्ण दिया, फिर वहां से भी वो बाहर निकल कर आए और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने रिश्ते नाते बढ़ाना शुरू किए, लेकिन वो इंडिपेंडेंट अस्तित्व बना करके रखे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेला। सम्राट चौधरी को, जो सकनी चौधरी के बेटे थे, बड़े नेता थे बिहार की राजनीति में, उनको उठा करके उसने अध्यक्ष ही बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का जो वोट बैंक था उसको वर्टिकली स्प्लिट कर दिया था। नतीजा यह है कि नीतीश भी आज के दिन में यदि भारतीय जनता पार्टी के पास आने के लिए आतुर हुए, तो ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी थी। अरे सर, एक जो खबर है, दिलचस्प खबर है, वो नीचे जो ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं उससे जुड़ी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने बंगाल के नए DGP की नियुक्ति कर दी है, संजय मुखर्जी। नियुक्ति इसलिए हुई क्योंकि वहां के सिटिंग DGP को उन्होंने हटा दिया। अब जो वहां के DGP हैं वो ममता बनर्जी के बड़े नजदीकी माने जाते हैं, और उनकी एक लंबी, उनको लेकर के TMC और BJP के बीच में एक लंबी अदावत चली आ रही है पिछले काफी बरसों के साथ। उनको पहले हटाया गया था, फिर धरने पर बैठ गई थी ममता बनर्जी जाकर के। राजीव कुमार उस समय वो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर थे। उसको लेकर के अब TMC के सांसद है डेरेक ओब्रायन, उन्होंने मांग कर दी, वो इतने नाराज हो गए कि हमको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड चुनाव चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट अपनी देखरेख में देश के अंदर लोकसभा का इलेक्शन कराए। नहीं, देखिए, इस पे तो मैं बस यही कहूंगा कि आपको जनता ने जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना। देश में संसद सर्वोच्च है, न्यायालय सर्वोच्च नहीं है। ये बार बार लोकतंत्र में ध्यान में रहना चाहिए। कोई जुडिशरी, कोई एग्जीक्यूटिव, कोई और बॉडी वो संसद के ऊपर नहीं है। सुप्रीम सिर्फ और सिर्फ संसद है। चुनाव की जहां तक बात करें, जब आप कहते हैं कि किसकी निगरानी में होना चाहिए, तो उसके लिए चुनाव आयोग की एक संस्था है, बाकायदा देश की मशीनरी उसके अंडर में होती है। और शायद पश्चिम बंगाल में तो मैं कहूंगा कि वो मांग भारतीय जनता पार्टी भी मांग लेगी कि ठीक है, किसी की भी मॉनिटर हो तो सही, जिस तरह की गुंडागर्दी होती है।